नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी देहरादून से 250 चिन्हित अवैध निर्माण पर कल चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी संख्या में ध्वस्त किए जाएंगे अवैध निर्माण। साल 2016 के बाद हुए निर्माण पर होगी कार्यवाही। राजनीतिक संरक्षण के बीच हंगामे की आशंका। अवैध निर्माण ध्वस्त करने को एमडीडीए ने अब कमर कस ली है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 250 अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी है, जिसको लेकर अब प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और ऐसे में हंगामे के आशंका भी जताई जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमडीडीए एक बड़ी कार्यवाही करने जा रहा है अवैध अतिक्रमण पर, और 250 अवैध निर्माण हैं जिन पर कार्रवाई करेगा एमडीडीए। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की कार्रवाई अब होनी है, क्योंकि पहले भी ये नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई और अब एमडीडीए ने भी अपनी कमर कस ली है। एमडीडीए ने भी कहा है कि सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी विशाल, देखिए काठ बंगला से लेकर मोथावाला तक एनजीटी के आदेश के बाद 2016 की जो बाढ़ के अतिक्रमण है उनको चिन्हित किया गया नगर निगम के द्वारा और एमजीटी के द्वारा। करीब ऐसे 514 जो है घर इसकी जद में आए और ऐसे में नगर निगम ने जो करीब 80 घरों को चिन्हित किया था उन पर कार्यवाही हुई है। हालांकि अभी नगर निगम की भी कुछ कार्यवाही होना अभी बाकी है। तो ऐसे में नगर निगम भी अपनी कार्यवाही कर रहा है और अभी नगर निगम और एमडीडीए संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे। एमडीडीए ने भी करीब 250 निर्माण जो है चिन्हित किए हैं, जिन पर कल एमडीडीए भी जो है कार्यवाही करने जा रहा है और 2016 के बाद के जो निर्माण है उसे ध्वस्त करने के लिए एमडीडीए ने भी अपनी कमर कस ली है। एमडीडीए ने कुछ समय पहले ही जो है नोटिस भी जारी किया था अवैध बस्ती वालों को जिनके अवैध निर्माण है। उसमें ये भी कहा गया था कि जिस तरीके से जब नगर निगम कार्यवाही करने जा रहा था तो कई लोगों का ये कहना था कि 2016 के पहले के उनके घर है, लेकिन उन्हें भी जो है वो तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में एमडीडीए के द्वारा ये कहा गया है कि वो जो भी उनके डॉक्यूमेंट है वो उन्हें लेकर एमडीडीए पहुंचे, ताकि ऐसी कोई चीज जो है वो सामने ना आ पाए। तो ऐसे में उन सभी के निस्तारण के बाद, उन सबकी जांच के बाद जो है 250 अवैध निर्माण ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जिन पर एमडीडीए कार्रवाई करने जा रहा है। नगर निगम भी कार्रवाई कर रहा था, उसके भी जो है कुछ कार्यवाही अभी बची हुई है। तो नगर निगम और एमडीडीए कल से दोनों संयुक्त रूप से जो है कार्यवाही शुरू करने जा रहे हैं। अरुण, क्योंकि नोकझोंक भी लगातार देखने को मिलती रही है और ऐसे में किस तरह की तैयारियां भी हैं कि जब प्रशासन ये कार्रवाई करने जाए तो ऐसे में पुलिस बल कितनी बड़ी संख्या में उनके साथ तैनात रह सकता है? जी सर, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जब नगर निगम की कार्यवाही चल रही थी तो कई लोगों का विरोध भी देखने को मिला। कई राजनीतिक जो दल है वो भी इनके पक्ष में उतरे और उनका भी विरोध देखने को मिला। तो ऐसे में लगातार जो है आज जो विरोध बस्ती का देखने को मिल रहा है, इसको लेकर कई प्रकार से जब आज कार्यवाही करने जाते हैं तो ऐसे में भारी विरोध का भी सामना करना पड़ता है, हंगामे के भी काफी आसार देखे जाते हैं। तो ऐसे में इसको लेकर पुलिस फोर्स तैनात रखी गई है और टीमें जो है वो गठित की गई है, ताकि पुलिस फोर्स के साथ ही जो है ये अतिक्रमण हटाने का अभियान है वो चलाया जा रहा है। और ऐसे में पूरी तैयारी जो है एमडीडीए की और नगर निगम की जो पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी के साथ जो है वो मौके पर जाएंगे और ऐसे में जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम करेंगे। अच्छा, क्योंकि अरुण, साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि प्रशासन की कार्रवाई पर या फिर सरकार की कार्रवाई पर विपक्ष भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। किस तरह की बातें विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है? जी सर, बिल्कुल देखिए, विपक्ष की जहाँ तक बात है तो लगातार विपक्ष भी बस्तियों पर जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है उसको लेकर लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि या तो इन्हें जो है पूर्णवास की इनकी नीति बनाई जाए, कहीं इन्हें और बताया जाए, या फिर जो है इनके ऊपर जो है अवैध अतिक्रमण के कहकर जो है इन पर कार्रवाई ना की जाए। तो ऐसे में विपक्ष का भी लगातार आरोप है और सवाल विपक्ष भी खड़े कर रहा है, लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं और विपक्ष का ये कहना है कि इनका जो है पुनर्वास किया जाए, ऐसे घरों को जो है ना तोड़ा जाए। ऐसे में लोग जो है कहाँ पर रहेंगे, क्योंकि बरसात भी अब आ रही है, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी। तो ऐसे में ये तमाम विपक्ष के भी सवाल है, जिसको लेकर विपक्ष की सड़कों पर उतर रहा है और लगातार प्रदर्शन जो है विपक्ष के द्वारा भी देखने को मिल रहा है। अरुण, कल जब ये कार्रवाई होगी तो कहाँ से ये कार्रवाई शुरू होगी और कितने मकान इसकी जद में आने हैं, कितनों को ध्वस्तीकरण किया जाना है? जी सर, बिल्कुल देखिए, ये कार्रवाई चल रही है रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला से लेकर मोथरावाला तक जितने भी अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है,
उसको लेकर ये कार्यवाही चल रही है और काठ बंगला से लेकर मोथावाला तक जो भी अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, उन पर ये कार्रवाई पूरी चलनी है। और ऐसे में एमडीडीए ने जो चिन्हित किए हैं काठ बंगला से लेकर मोथावाला तक, उन सभी पर जो है कार्रवाई एमडीडीए करेगा। कल से एमडीडीए की कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे में जो अवैध अतिक्रमण है उसे एमडीडीए तोड़ने का काम करेगा। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून सचिवालय में शनिवार को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 1 दर्जन प्रस्तावों पर मोहर लगी। बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे उत्तराखंड के शहरों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा। वहीं अब वित्त सेवा के तहत प्रमोशन होने के बाद भी ट्रेनिंग होगी। पहले प्रमोशन के बाद ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी। वहीं पहले वित्त विभाग के तहत कर्मचारियों को बैंक से एक्सीडेंट पर बीमा नहीं मिलता था, लेकिन अब 4 बैंक ने बीमे की कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी, जिसकी राशि 38 लाख से 1 करोड़ तक रखी गई है। वहीं पर्यटन समिति नीति के तहत जिलों को श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन अब 10 साल के लिए श्रेणी में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही खाद्य वितरण प्रणाली के तहत 13 पदों को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही चिकित्सा बोर्ड में 3 पदों को भरने के लिए नियमावली में भी बदलाव किया गया है। कैबिनेट बैठक में महासू देवता मास्टर प्लान के तहत विस्थापितों के लिए पुनर्वास नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसमें 16 परिवारों को विस्थापित भी किया जाएगा। मत पर्यटन विभाग का मत था। इसमें जो पर्यटन नीति 2018 में आई थी, जिसमें जो विभिन्न कैटेगरी थी ए, बी प्लस, ये जो हमारे जिले हैं उनके हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया था। उसमें 50% कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था की गई थी, जिसका एसजीएसटी के माध्यम से रीइंबर्समेंट होता था। ये लगभग इसमें ये व्यवस्था थी कि 5 साल तक जो एसजीएसटी का है 100% रीइंबर्समेंट हो जाए। आने वाले जो में 90% तक और कुछ क्षेत्रों में 75% एसजीएसटी रिइंबर्समेंट की व्यवस्था थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि ये व्यवस्था कब तक होगी। तो अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि 5 साल से 10 साल, यानी कि अगले 5 साल तक ये सुविधा अवेलेबल होगी। तो ये क्लैरिटी जो है इसमें हमारी जो पर्यटन नीति में है ये लाई गई है। इसको भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा पर्यटन जो 50% कैपिटल सब्सिडी मिलती है वो हमें कैसे मिलती है कि वो एसजीएसटी रिइंबर्समेंट के तौर पे मिलती है, यानी कि एसजीएसटी जो आप भर रहे हैं उसको रिइंबर्स कर देंगे। पहले 5 साल तक 100% रहेगा। अब ये व्यवस्था हो जाएगी कि अगले 5 साल, पहले तक उसमें समय सीमा नहीं खोली गई थी, तो 5 साल तक तो 100% है ही है। अगले 5 साल तक जो अगला जो 90% रिइंबर्समेंट होता है या कुछ क्षेत्रों में 75% रिइंबर्समेंट होता है, वो अगले 5 सालों तक मिलेगा, यानी कि 10 साल तक लगभग एसजीएसटी रिइंबर्समेंट की व्यवस्था रही। अगला जो हमारा मत था, ये भी पर्यटन विभाग का मत था। महासू देवता मंदिर का जैसा आपको विज्ञ है, मास्टर प्लान बन रहा है और उसका पूरा मंदिर और आसपास के क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान बन रहा है। तो उस मास्टर प्लान में जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिए एक विस्थापन की एक नीति पर्यटन विभाग के द्वारा लाई गई है, जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, दी गई। अगला मत भी हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग का है, जो खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु कुछ मोबाइल इकाइयां बनाई गई हैं, जिसको फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स कहा जाता है। उसमें 8 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से सृजन करने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। ये चिकित्सा विभाग का और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, कैबिनेट के कई अहम फैसले रहे हैं, किस तरह से अब देखा भी जा रहा है, और जिस तरह से महिलाओं को 33% आरक्षण की भी बात कही है, तो ऐसे में महिलाओं में कितनी खुशी है, और साथ ही क्या कुछ फैसले रहे हैं जो प्रदेश की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण भी हैं? जी बिल्कुल, विशाल चौधरी कल ही धामी कैबिनेट की जो है बैठक संपन्न हुई और उसके बाद तमाम अहम फैसले जो है प्रदेश हित में लिए गए। और इसमें सबसे बड़ा जो फैसला सामने आया है वो है धामी सरकार में महिला कैबिनेट जो है सहकारिता विभाग में जो है सहकारिता समितियों में जो है
महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही हो, चाहे राज्य सहकारी संघ लिमिटेड हो, राज्य सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड हो, राज्य राज्य संपत्ति सहकारी संघ लिमिटेड हो, ऐसे तमाम समितियों के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, या कोऑपरेटिव सेक्टर कोऑपरेटिव बैंक जो है, सहकारी बैंक जो है, उनमें जो है महिलाओं को 33% तक आरक्षण देने की बात विशेषकर यहाँ पर कही गई है। और इससे जो है राज्य में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा और महिलाओं की जो है लैंगिक असमानता जो है उसमें कमी आएगी, और कहीं ना कहीं महिलाओं का जो उत्साहवर्धन है कि मातृशक्ति को आगे करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। और ये फैसला जो है मातृशक्ति के लिए यहाँ पर लिया गया है, और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद जो है महिलाओं में खासकर काफी उत्साह है, क्योंकि अब सहकारी समितियां जो है उसके अध्यक्ष पद पर 33% हिस्सेदारी जो है महिलाओं की होगी। उपाध्यक्ष है, चाहे सह सचिव है, महासचिव है, तमाम पदों पर जो है 33% महिलाओं की भागीदारी हो सुनिश्चित की गई है। तो इससे कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर जो है महिलाओं में है। इसी के साथ ही अन्य फैसले जैसे मासू देवता मास्टर प्लान है, या शहर में सुगम यातायात व्यवस्था हो, राज्य में विशेष जो विशेषज्ञ चिकित्सक है उनका जो है अर्धवार्षिकता जो है वो 65 साल तक कर दी गई है। तो ऐसे में तमाम फैसले जो है प्रदेश हित में लिए गए हैं। जिनमें महासू देवता मंदिर परिषद का जो सौंदर्यीकरण हो, बैंकों में वेतन ले रहे कर्मियों को अब दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा में जो है सरकारी जो कर्मचारी हो उनका जो स्वास्थ्य बीमा होगा वो 1 करोड़ रुपए होगा। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर फैसला जो है यहाँ पर सरकार ने और मुख्यमंत्री धामी की जो कैबिनेट है उसमें लिया गया है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में उपचुनाव की तैयारी जारी है। बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। वहीं मंगलोर सीट को लेकर बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है, इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी के डोईवाला से विधायक ब्रजभूषण गैरोला से खास बातचीत की है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम पार्टियों ने अपनी कमर भी कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार अब जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में डोईवाला से विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी पे। किस तरह से देख रहे हैं, उपचुनाव होने वाले हैं 2 सीटों पर, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, 10 जुलाई को उपचुनाव हो रहा है हमारे दोनों विधानसभाओं में, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से वहाँ पर चुनाव जीतेंगे। और बद्रीनाथ विधानसभा का आपको जानकारी है कि वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो विधायक थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और आदरणीय मोदी जी के किए हुए कार्यों से प्रभावित होकर के उन्होंने विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया, और अभी वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहाँ से विधायक का प्रत्याशी बनाया है। राजेंद्र भंडारी जी निश्चित तौर पर एक अनुभवी हैं, जिला पंचायत के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, और उससे पूर्व वो 2007 में विधायक रहे हैं। और उस समय भी जब वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आए थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में सहयोग किया था, और वहाँ पे उनको कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपने समय में भी कार्य किए हैं, जनता उनके कार्यों को देखते हुए, और भारतीय जनता पार्टी की हमारी उत्तराखंड की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विकास के बहुत अच्छे ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, लगातार विकास के काम हो रहे हैं। तो उसका लाभ निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशियों को उसका लाभ मिलेगा। अच्छा विधायक जी, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके भाजपा में राजेंद्र भंडारी जी आ गए, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो अभी भी कांग्रेस में है, तो अब ये भी बात आ रही है कि उनकी पत्नी पति का साथ देंगी या फिर पार्टी का साथ देंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि उनकी धर्मपत्नी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस में है या कांग्रेस की बैठकों में कहीं जा रही हैं। आपने अभी लोकसभा चुनाव देखा है, गढ़वाल लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो गढ़वाल लोकसभा के जो हमारे प्रत्याशी थे श्री अनिल बलूनी जी के, उनके पक्ष में भी वो लगातार काम करते रहे, सब लोग करते रहे, और राजेंद्र भंडारी जी के साथ उन्होंने भी काम किया है। और अगर कहीं ऐसा दिखा नहीं है, आपने चुनाव में देखिएगा कि वो कहीं कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी के कहीं मंचों पे दिखी हों या कहीं उन्होंने उनके लिए वोट मांगा, तो मुझे लगता नहीं है कि वो हमारे विरोध में है। अच्छा सर, मंगलोर सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसको भाजपा आज तक नहीं जीत पाई है राज्य बनने के बाद से, तो क्योंकि उस पर हमेशा से बसपा का और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, तो इस बार किस तरह से आप जीत का दावा कर रहे हैं कि आखिर कैसे आप लोग वहाँ पर जीत कर पाएंगे? बहुत से
विधानसभा चुनाव सीटें ऐसी होती है या लोकसभा सीटें ऐसी होती है जहां पर ये कहा जाता है कि ये चुनाव आज तक कभी भाजपा नहीं जीती है, अमुक पार्टी नहीं जीती है, लेकिन एक अच्छी रणनीति के तहत हम लोगों का एक जो अनुभव है, संगठन का जो नीचे स्तर का बूथ स्तर का चुनाव मैनेजमेंट है, शक्ति केंद्र स्तर पे जो हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो कार्य है और सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों का हमारे सामने कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहां पर बहुत लंबे समय तक लंबी पार्टियों का जिनका लंबे समय तक वहाँ पर वो सीटें रही हैं, उन सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। तो असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। और इस बार हमारी जो रणनीति है बहुत अच्छी, उससे हम लोग इस समय मंगलौर सीट को भी जीतेंगे। अभी तक कहा जाता था कि जिला पंचायत में हरिद्वार से आज तक कभी कोई भाजपा का नहीं, लेकिन आपने देखा है कि हमारे मैक्सिमम सारी जिला पंचायत के हमारे वहाँ पर सदस्य चुनाव जीत के आए। जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीत के आया है। हमारे ब्लॉक प्रमुख हमारे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत काम किया, इसलिए जिला पंचायत भी जीते हैं हरिद्वार में। पहले कहा जाता कि आज तक कभी नहीं जीते हैं, लेकिन हम जीते हैं। तो उसका भी निश्चित तौर पर हम मंगलौर सीट को भी हम एक बहुत अच्छे उससे एक अच्छे हमारे संगठन के जो हमारे नीचे स्तर तक बूथ स्तर तक उसको हम लोग देख रहे हैं। और वहाँ पर माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे हरिद्वार से सांसद हैं, वो वहाँ के प्रभारी उनका दायित्व दिया गया है। गढ़वाल लोकसभा सीट के प्रत्याशी जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं वो अनिल बलूनी जी, उनको वहाँ का प्रभारी का दायित्व दिया गया है। और संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को वहाँ पर जो हमारे संगठन के कुछ हमारे मंत्री भी हैं, कुछ हमारे अन्य जनप्रतिनिधि विधायक हैं, एक कमेटी बनी है, उन सबको जिम्मेवारियां दी गई हैं कि वो नीचे स्तर तक, पूरे शक्ति केंद्र स्तर तक, पूरे बूथ स्तर तक हम लोग जा रहे हैं। और सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों, आदरणीय मोदी जी के द्वारा किए हुए कार्यों का वो और राज्य सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों को हम जनता के बीच में उनको बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये कार्य किया है और आप लोग हमको अपना जनता से हम कह रहे हैं हमें आशीर्वाद दीजिए और हम लोग इसमें हम लोग आगे भी हम आप लोगों के साथ विकास के कार्यों में आपके साथ खड़े हैं। अच्छा सर, लगातार क्योंकि कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि आपके जो एक कैंडिडेट हैं वो राज्य के बाहर से आप लेकर के आए, दूसरे जो कैंडिडेट लेकर के आए वो आपने उन्हीं की पार्टी से आप तोड़ करके लेकर के आए, तो इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? राज्य से बाहर का ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत से वो यहाँ पे वोटर लिस्ट में उनका नाम है, मतदाता सूची में उनका नाम यहाँ पर है, तो जिस वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो इस राज्य के हो गए, वो यहाँ पे उनके कुछ ना कुछ अपना होगा। और ये कोई ऐसा नहीं है, हम लोग लोकसभा चुनाव में भी आप देखा होगा कि कोई भी प्रत्याशी हमारा कहीं भी स्टेट में जा कर के कहीं भी किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। तो बाहरी और उसका नहीं है, सवाल है कि जो हमारे अवतार सिंह भटाना जी हैं, अनुभवी नेता हैं और वो चुनाव जीत जाएंगे तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास भी होगा। उनका अनुभव है, पहले भी रहे हैं, तो उनके अनुभव का लाभ भी हमको मिलेगा। जी। अच्छा सर, ये भी देखने में आ रहा है आपके प्रदेश प्रभारी लगातार ताबड़तोड़ बैठकें भी करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के संदर्भ में हो या फिर अब आगामी उपचुनाव को लेकर के हो, लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस को भी रणनीति और मजबूत करनी चाहिए, प्रदेश प्रभारी हों या फिर अध्यक्ष हों उस तरह से दिखाई दें फील्ड में? कि हमारे आपने देखा होगा हमारे विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 2.5 साल होने वाला है, लोकसभा चुनाव से पहले हमारी संगठन की रचना है और हमारे प्रभारी जो भी हमारे प्रभारी रहे हैं, अभी हमारे माननीय दुष्यंत गौतम जी हैं, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और बहुत अनुभवी नेता हैं। बहुत उन्होंने ग्रास रूट पर, जमीनी स्तर पर उनका बहुत अनुभव है, कई स्टेटों के प्रभारी रहे हैं। अब अभी हमारे वो प्रभारी हैं यहाँ पर, वो लगातार बैठकें, शक्ति केंद्रों की बैठकें कर रहे हैं, हमारे समाज के हर वर्गों के साथ बैठकें हैं, हमारे पूरे मोर्चों के साथ बैठकें होती हैं, हमारे जो हमारे संगठन की जो हमारे मंडल हैं, मंडल स्तर से लेकर के नीचे स्तर तक लगातार बैठकें करते रहे हैं और उसका लाभ भी हमको मिला है। लगातार लोकसभा चुनाव में लगातार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, सक्रिय भूमिका में रहे हैं। लगातार हर पूरे प्रदेश का उन्होंने 5 लोकसभा क्षेत्रों में उनका बड़ा प्रवास रहा है। नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं के बड़े बड़े समूह के साथ बैठना के साथ तो हमारा संगठन का जो कार्यशैली है, संगठन का काम करने का जो तरीका है कि हम लोग
पूरे नीचे बूथ स्तर तक हमारी एक टीम होती है, 11 लोगों की एक टीम होती है, अध्यक्ष है, उसके साथ एक पूरी टीम है। ऐसे हमारे शक्ति केंद्र हैं, 3 से और 5 बूथ हमारे एक शक्ति केंद्र में होते हैं। शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं। ये लगातार हमारा नीचे स्तर तक हम पूरे उनके साथ बैठकों की करते हैं। तो इससे जनता में हमारा कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है, बूथ स्तर कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है। तो जो संवाद नीचे से लेकर के बूथ, हमारा तो नारा होता है बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो हम बूथ को जो हमारा मैनेजमेंट है उस पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे स्तर से लेकर के ऊपर प्रांत स्तर तक पूरा तरह सक्रिय रहता है। जी धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो ब्रजभूषण गैरोला जी को आप सुन रहे थे, जो कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह की रणनीति भाजपा बना रही है और दोनों ही सीटों पर उन्होंने जीत का भी दावा किया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। लोकसभा चुनाव में उत्साहजनक नतीजों के बाद कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन अब केंद्र के साथ ही राज्यों में भी अपनी खोई ताकत वापस पाने के लिए सक्रिय हो गया है। उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस का सरकार पर सियासी हमला जारी है। आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं जिसका कोई सबूत ही नहीं है, लेकिन कहते हैं राजनीति करना है तो कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन किया, लिहाजा कार्यकर्ताओं में मौजूदा वक्त में उत्साह है। यह अलग बात है कि देवभूमि उत्तराखंड में तीसरी बार लोकसभा की सभी सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन नेताओं में यहाँ भी उत्साह है। कांग्रेस इन दिनों जनहित मुद्दों को लेकर गंभीर दिख रही है, लेकिन कभी कभी पार्टी के वरीय नेता ऐसा बयान दे रहे हैं जिस पर कई सवाल उठते हैं। देखिए, इसमें कलई तभी खुल गई जब बीजेपी के अपने विधायकों ने, खजानदास जी ने, आदरणीय हमारे पुराने जो हमारे मेयर साहब हैं, चमोली साहब ने, उन्होंने खुद इस पर प्रश्न उठाए हैं। इसमें विपक्ष को कहने के लिए हम तो कई बार कह चुके। यह सच है कि स्मार्ट सिटी योजना में विकास कार्यों पर बीजेपी के विधायक ने सवाल उठाए थे और शिकायत की थी। लिहाजा यही वजह है कि इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय शंकर पांडे और मीनाक्षी सुंदरम के जरिए बीजेपी की सरकार पर सियासी हमला बोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।